नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हमारी खास पेशकश इनको मिलेगी टिकट पूरी तरह से आधारित है लोकसभा चुनाव पर और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भी। बात आज भारतीय जनता पार्टी की होगी। चलिए करते हैं इस खास पेशकश की शुरुआत। तो लोकसभा चुनाव अब दूर नहीं, ऐसे में पार्टियों में मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। उम्मीदवारों को लेकर रस्साकसी का खेल देखने को मिल रहा है। अब तक बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक सूची जारी की, लेकिन उसमें हरियाणा के एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ। हलचलें तेज हैं, समीकरण फिट किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए अभी हरियाणा में बीजेपी के खेमे में क्या कुछ हलचलें देखने को मिल रही हैं। चुनावी शोर सुनाई देने लगा है। तारीखों की घोषणा अब बस होने वाली है। उम्मीदवारों की घोषणा होने लगी है। मंथन का दौर है और उम्मीदवारों पर गुणा भाग माइनस प्लस का खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। अलग अलग राज्यों के लिए ये नाम थे, लेकिन इसमें हरियाणा का नाम नहीं था। अब उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा की 10 सीटों पर कुछ उम्मीदवारों का नाम अगली लिस्ट में सामने आ सकता है। ऐसे में चुनावी समीकरण के बीच हर एक दावेदार अपनी दावेदारी पुरजोर तरीके से पेश कर रहा है और इसीलिए हरियाणा को लोकसभा के नजरिए से समझना भी जरूरी हो जाता है। जरूरी हो जाता है हरियाणा की भागीदारी दिल्ली के सिंहासन के लिए जानना और जरूरी हो जाता है क्षेत्रीय राजनीति के नजरिए से इस चुनाव की महत्वपूर्णता समझना। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। इनमें फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, अंबाला और करनाल शामिल है। इन 10 सीटों पर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। इनमें से अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया का हाल ही में निधन हो गया था, जिस कारण ये खाली है। इन सीटों पर मौजूदा सांसदों की बात करें तो फरीदाबाद से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सांसद हैं। कुरुक्षेत्र से हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी सांसद हैं। गुरुग्राम से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सांसद हैं। सिरसा से सुनीता दुग्गल सांसद हैं। हिसार से विजेंद्र सिंह सांसद हैं। तो रोहतक से अरविंद शर्मा सांसद हैं। सोनीपत से रमेश कौशिक, तो भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह सांसद हैं। इसके अलावा करनाल से संजय भाटिया सांसद हैं। इसके अलावा करनाल से संजय भाटिया मौजूदा सांसद हैं। ये तो बात हुई मौजूदा सांसदों की, लेकिन सवाल ये है कि अब 2024 के लिए इन सांसदों में से कितनों के चेहरे बदलते हैं और कितनों के नहीं। यही कारण है कि हरियाणा में लगातार मंथन का दौर जारी है। चाहे हरियाणा के आला बीजेपी नेताओं की बात करें या बात करें दिल्ली में बैठे बीजेपी के हाईकमान नेताओं की, बात इसी पर चल रही है कि टिकट किसे दी जाए। ऐसे में हाल ही में एक संभावित उम्मीदवारों का पैनल भी तैयार किया गया, जो आलाकमान को माना जा रहा है कि सौंप दिया गया है। इस पैनल की अगर बात करें तो फरीदाबाद से मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी का नाम पैनल में शामिल किया गया है। इसके अलावा सोनीपत से मौजूदा सांसद रमेश कौशिक और मोहनलाल बड़ौली का नाम पैनल में शामिल किया गया है। रोहतक से बात करें तो यहां से 3 नाम सामने आए हैं। इनमें मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़ और बाबा बालकनाथ का नाम पैनल में शामिल किया गया है। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि उनकी बेटी भी इस दौड़ में शामिल बताई जा रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह, सुधा यादव, इन दोनों का नाम पैनल में शामिल किया गया है। अंबाला से स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया का नाम पैनल में भेजा गया है। करनाल की बात करें तो मौजूदा सांसद संजय भाटिया और एडवोकेट वेदपाल का नाम सामने आया है। इसके अलावा हिसार से मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह, कांग्रेस छोड़कर हाल ही में बीजेपी में आए कुलदीप बिश्नोई,
पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा का नाम सामने आ रहा है। सिरसा से मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल और हाल ही में बीजेपी का दामन थामने वाले अशोक तंवर का नाम पैनल में बताया जा रहा है। ये तमाम नाम अभी तक पैनल में रखे गए हैं और अब बात इन्हीं में से किसी नाम को फाइनल करने की है। देखिए, वो क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे, हम तो चाहते हैं जल्दी निकालें। अभी उसमें से 195 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हो गई है और मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारी पार्टी की जो सारे सिस्टम है बहुत तीव्र गति से सब चल रहे हैं। सोल राइट लाइज विद पार्लियामेंट्री बोर्ड। चर्चा चल रही है कि हिसार या भिवानी महेंद्रगढ़ जेजेपी को दे सकता है। इट लाइज विद द पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ द पार्टी, उनका अधिकार क्षेत्र है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसमें मैं अभी टिप्पणी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि हरियाणा को लेकर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके अलावा खबर तो ये भी सामने आ रही है कि 4 से 5 मौजूदा सांसदों की टिकट कट भी सकती है। कुल मिलाकर हरियाणा को लेकर तस्वीर कभी भी साफ हो सकती है और इंतजार उसी पल का है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो ये ओवरऑल हमने आपको बताया बीजेपी के नजरिए से हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों को लेकर क्या चल रहा है, लेकिन अब एक एक सीट के जरिए भी बात कर लेते हैं। फरीदाबाद सीट की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक है। ऐसे में इस रिपोर्ट के जरिए ये समझने की कोशिश करिए कि यहां पर राजनीतिक समीकरण है क्या और संभावित उम्मीदवारों को लेकर किस तरह की सोच पार्टी रखती है या आम जनता रखती है। संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट हमने आपके सामने रखी। हरियाणा की 10 सीटों पर पैनल में दिए गए इन नामों पर अब मंथन का दौर चल रहा है और माना जा रहा है कि इन्हीं में से कोई एक नाम फाइनल कर लिया जाएगा। हालांकि बीजेपी का नाम ही हैरान करने वाली पार्टी है, यानी ज्यादातर मौकों पर ये पार्टी आपको चौंका ही देती है। हाल ही में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। बात लोकसभा के उम्मीदवारों की हो रही है तो सबसे पहले बात फरीदाबाद की कर लेते हैं। बाबा फरीद की नगरी औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानी जाती है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। फरीदाबाद की 6 और पलवल की 3 विधानसभा सीटें शामिल हैं। प्रथला, NIT फरीदाबाद, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, तिगांव, होडल, हतीन, पलवल। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। यहाँ छोटे बड़े कारखाने और नामी कंपनियां हैं। कृष्णपाल गुर्जर लगातार 2 बार से इस सीट से सांसद हैं। हरियाणा के गठन के बाद फरीदाबाद पहले गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में था। परिसीमन के बाद 1977 में फरीदाबाद लोकसभा सीट का गठन किया गया। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का ज्यादा प्रभाव रहा है। सबसे पहले 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर धर्मवीर वशिष्ठ ने जीत दर्ज की थी। 6 बार कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की। इस सीट से 5 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा पिछले 2 बार के लोकसभा के नतीजों की बात करें तो 2014 में बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर ही सांसद बने। 2019 में एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर पर ही लोगों ने भरोसा जताया और इसका इनाम भी कृष्णपाल गुर्जर को मिला। केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर आज भी वो अपने केंद्र में जगह बनाए हुए हैं। कृष्णपाल गुर्जर के राजनीतिक सफर की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर का जन्म 4 फरवरी 1957 को हुआ। वर्तमान में बिजली और भारी उद्योग राज्य मंत्री केंद्र में वो हैं। 2014 में कृष्णपाल गुर्जर ने 4,66,873 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी और इससे भी बड़ी जीत 2019 में कृष्णपाल गुर्जर ने 6 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से दर्ज की थी। 1994 में सबसे पहले बीजेपी उम्मीदवार के रूप में निगम पार्षद का उन्होंने चुनाव जीता था। 1996 में मेवला महाराजपुर से वो विधायक बने और अगले 2 बार लगातार कृष्णपाल गुर्जर विधायक बने।
1996 से 1999 तक बंसीलाल सरकार में वो परिवहन मंत्री के रूप में भी काम करते नजर आए। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। अब जरा कृष्णपाल गुर्जर के राजनीति के नजरिए से सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट्स भी आपको बता देते हैं। कृष्णपाल गुर्जर की सकारात्मक बात सबसे बड़ी ये है कि वो शांत स्वभाव और जमीन से जुड़े नेता बताए जाते हैं। वहीं नकारात्मक बात की बात करें तो वो विकास को लेकर हमेशा ही सवालों के घेरे में रहे हैं। इसके अलावा सकारात्मक तौर पर लगातार 2 बार फरीदाबाद की जनता ने लोकसभा में उनको भेजा है और भरोसा दिखाया। वहीं नकारात्मक तौर पर देखें तो क्षेत्र में भेदभाव को लेकर विपक्ष भी लगातार उन पर सवाल उठाता रहा। सकारात्मक तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 3 दशक से राजनीति में वो फुल एक्टिव हैं। वहीं नकारात्मक तौर पर फरीदाबाद के अलावा अन्य विधानसभाओं में अनदेखी के सवाल भी कृष्णपाल गुर्जर पर उठते रहे हैं। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर को लेकर सकारात्मक बातें ही ज्यादा नजर आती हैं। ऐसे में बीजेपी से कृष्णपाल गुर्जर भी टिकट को लेकर पूरी तरह से आशान्वित नजर आ रहे हैं और एक्टिव मोड में हैं। टिकट को लेकर बीजेपी में हलचल काफी तेज है। प्रत्याशियों की दूसरी सूची जल्द ही जारी होने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार फरीदाबाद का नेतृत्व कर सकते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और चलिए अब बात करते हैं गुरुग्राम की, क्योंकि ये हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से कौन से उम्मीदवार की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती है और इस सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कुछ है, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। फरीदाबाद के बाद हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हरियाणा में भी राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी गुरुग्राम लोकसभा सीट का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट मानी जाती है और इस लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें नूंह, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, रेवाड़ी सोहना, बादशाहपुर, पटौदी, बावल और गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र हैं। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र पर अगर दबदबे की बात करें तो यहाँ राव इंद्रजीत सिंह चाहे कांग्रेस से चुनाव लड़ें या फिर भारतीय जनता पार्टी से, इस सीट पर अक्सर उन्हीं का दबदबा रहा है। इस लोकसभा में मुस्लिम, मेव, अहीर और पंजाबी बिरादरी के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, जो जीत हार में सबसे अहम भूमिका निभाती है। इस बार की स्थिति की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह को पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा वोट मिलने की संभावना इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जताई भी जा रही है। राव इंद्रजीत सिंह के राजनीतिक सफर की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह वर्तमान में भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं। हरियाणा में गुड़गांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के पुत्र भी हैं। राव इंद्रजीत सिंह 1977 से शुरू होकर 4 बार हरियाणा विधानसभा में विधायक रहे। 1998 से 1999 में 12वीं लोकसभा में महेंद्रगढ़ से कांग्रेस सांसद चुने गए। 2004 से फिर 2009 तक महेंद्रगढ़ से सांसद दोबारा चुने गए। 2009 से 2014 तक लोकसभा में गुड़गांव से सांसद बने और इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया और 2014 से लगातार 2 बार अब तक बीजेपी से सांसद चुने गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह के नकारात्मक और सकारात्मक पॉइंट्स की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह क्षेत्र में लोकप्रिय नेता की छवि के तौर पर जाने जाते हैं। नकारात्मक पॉइंट्स की बात करें तो क्षेत्रवाद की राजनीति करने के आरोप इन पर लगते रहे हैं। वहीं सकारात्मक तौर पर राव इंद्रजीत सिंह को इस तरह भी देखा जा सकता है कि वो कई दशकों से राजनीति में एक्टिव हैं। वहीं नकारात्मक तौर पर गुरुग्राम में कई इलाकों में भेदभाव के आरोप भी इन पर लगते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अगर उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे प्रबल दावेदार सांसद राव इंद्रजीत सिंह। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी का नाम भी चर्चाओं में है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द आने वाली है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हरियाणा के कुछ उम्मीदवारों की घोषणा तो कर ही दी जाएगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
फरीदाबाद और गुरुग्राम के बाद अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की। यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसे टिकट दिया जाएगा ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा, लेकिन मौजूदा सांसद नायब सिंह सैनी दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को लेकर किस तरह के राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियों के अनुरूप उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और अब दूसरी सूची के लिए मंथन जारी है। उम्मीद है कि ये लिस्ट भी जल्द ही सामने होगी और इसमें हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। बात धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की करें तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में 1977 में पहली बार आम चुनाव हुए। 1977 से लेकर 2019 तक 10 चुनाव यहाँ हुए हैं। इनमें से 3 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की। 2019 में बीजेपी के नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के निर्मल सिंह को 4 लाख वोटों से हराया था। इस बार संभावित उम्मीदवारों में एक ही नाम कुरुक्षेत्र से ज्यादा सामने आ रहा है और वो है मौजूदा सांसद और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का। नायब सिंह सैनी के राजनीतिक सफर की बात करें तो वो कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और मौजूदा समय में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष भी हैं। शुरुआत से ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भी करीबी माने जाते हैं। 2014 में वो विधायक चुने गए और राज्य मंत्री भी बने। नायब सिंह सैनी के राजनीतिक सफर के बाद बात आती है उनके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू की। तो नायब सिंह सैनी के साथ सकारात्मक बात यह है कि वो जनता से जुड़े हुए नेता बताए जाते हैं, लेकिन नकारात्मक की बात करें तो विकास को लेकर विपक्ष हमेशा ही उन पर सवाल उठाता रहा है। वहीं सकारात्मक तौर पर देखें तो पार्टी का इन पर काफी विश्वास है, ऐसा माना जाता है। वहीं नकारात्मक तौर पर राजनीतिक संतुलन को लेकर भी इन पर सवाल उठते रहते हैं। हालांकि नायब सिंह सैनी को लेकर सकारात्मक बातें ही ज्यादा नजर आती हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी के अलावा दूसरा चेहरा बीजेपी के लिए फिलहाल मुफीद नजर नहीं आता। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और अब बात आती है रोहतक लोकसभा, सोनीपत लोकसभा और भिवानी महेंद्रगढ़ की। इन तीनों लोकसभा सीट पर चुनावी जंग हमेशा से ही दिलचस्प और कड़ी रही है। ऐसे में यहां के उम्मीदवारों को लेकर क्या है पार्टी की सोच और क्या है यहां के राजनीतिक समीकरण, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। हरियाणा बीजेपी का मजबूत गढ़ है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक यहाँ कमल खिला हुआ है। हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी कोई भी ऐसा दाव नहीं लगाना चाहती जिससे कि एक भी सीट लूज हो जाए, क्योंकि मोदी सरकार जिस 400 के पार के आंकड़े का दावा कर रही है उसमें हरियाणा की ये 10 सीटें बहुत अहम हैं। फिलहाल बात करते हैं रोहतक लोकसभा, सोनीपत लोकसभा और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की, जहाँ रोहतक में बीजेपी के पैनल में मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़ और बाबा बालकनाथ का नाम शामिल किया गया है। तो वहीं सोनीपत की बात करें तो मौजूदा सांसद रमेश कौशिक और मोहनलाल बड़ोली का नाम पैनल में शामिल किया गया है। इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह और सुधा यादव का नाम पैनल में सामने आया है। सबसे पहले बात करें सोनीपत की तो मौजूदा सांसद रमेश कौशिक और मोहनलाल बड़ोली पर पार्टी ने फोकस किया है। हालांकि 1977 में रोहतक लोकसभा क्षेत्र से अलग होकर बनी सोनीपत लोकसभा सीट पर बड़े उलटफेर कई बार देखे गए हैं। यहाँ के लोग शिखर पर बैठे माननीयों को हराकर संसद से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और कभी कभी आजाद प्रत्याशी को भी भारी वोटों से जिता देते हैं और इसके कई उदाहरण भी मौजूद हैं। ऐसे में हो सकता है कि इस सीट पर ज्यादा मंथन बीजेपी को करना पड़े। वहीं रोहतक की बात करें तो यहाँ के पैनल के दोनों नाम दमदार बताए जा रहे हैं और दोनों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी देख लेते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात करें तो इनकी सकारात्मक बात यह है कि मौजूदा सांसद होने के नाते ये अपनी दावेदारी मजबूत रखते हैं, लेकिन नकारात्मक बात यह है कि विकास को लेकर विपक्ष इन पर सवाल उठाता रहा है। सकारात्मक तौर पर डॉक्टर अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े नाम को हरा चुके हैं तो दावेदारी मजबूत हो जाती है, लेकिन नकारात्मक तौर पर अपने सुर बदलने के लिए सुर्खियों में भी रहे हैं। वहीं दूसरा नाम ओम प्रकाश धनखड़ का है। ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें तो बीजेपी के भरोसेमंद सैनिक के तौर पर इनकी पहचान बन चुकी है।
लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ पर सर्व समाज के नेता न होने के विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ को राजनीति में लंबे समय से एक्टिव तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर ये तीखा बोलने के तौर पर भी पहचान रखते हैं। ये तो बात हुई रोहतक की। अब बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र की। यहाँ से केंद्र की राजनीति में पहचान रखने वाली सुधा यादव हैं, तो दूसरी तरफ मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह भी इसी पैनल में शामिल हैं। ऐसे में दोनों की सकारात्मक बातों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि मजबूती किसकी ज्यादा नजर आती है। तो डॉक्टर सुधा यादव की पहचान केंद्र में सीधे अपनी बात पहुंचाने का दम रखने के तौर पर है। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह की बात करें तो ये मौजूदा सांसद है और इसीलिए इनकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। इसके अलावा ये माना जाता है कि डॉक्टर सुधा यादव अहीर वोट बैंक में अच्छी पैठ रखती हैं। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह के लिए ये माना जाता है कि वो हमेशा जनता के बीच रहते हैं। और भी पहलू हैं जिन पर तुलना की जा सकती है, लेकिन हाईकमान किससे ज्यादा मजबूत मानता है ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन चाहे वो रोहतक हो या भिवानी महेंद्रगढ़ या फिर सोनीपत, ये सीटें पार्टी हर हाल में अपने पाले में रखने के लिए फुल मंथन कर रही है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और बाकी की बची हुई 4 सीटों की बात करें तो अंबाला, करनाल, हिसार और सिरसा के राजनीतिक समीकरण जो हैं बड़े ही दिलचस्प हैं। यहां 2 सीटों की अगर बात करें इन चारों में से तो तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन बाकी की 2 सीटों के लिए पार्टी को ज्यादा मेहनत की जरूरत जरूर पड़ी होगी। तो देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में उतारे जाने वाले बीजेपी के प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया बताया जा रहा है कि पूरी हो चुकी है। हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित संगठन महामंत्री बीएल संतोष से सभी 10 लोकसभा सीटों के संभावित प्रत्याशियों को लेकर अंतिम चर्चा कर ली है। यानी सूची कभी भी सामने आ सकती है। ऐसे में बची हुई बाकी की सीटों की बात करें तो अंबाला, करनाल, हिसार और सिरसा पर चर्चा करने की बात अभी रह जाती है। इनमें संभावित उम्मीदवारों के पैनल की बात करें तो अंबाला से बंतो कटारिया का नाम ही अब तक सामने आ रहा है। वहीं करनाल से 2 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें मौजूदा सांसद संजय भाटिया हैं और दूसरा एडवोकेट वेदपाल का नाम है। इसके अलावा सिरसा से मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल का नाम सामने आया है, तो दूसरा नाम अशोक तंवर का भी सामने आ जाता है। इसके अलावा हिसार से सबसे ज्यादा संभावित उम्मीदवारों के नाम पैनल में शामिल किए गए हैं। इसमें मौजूदा सांसद विजेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु और रणवीर गंगवा का नाम पैनल में शामिल है। इनमें अंबाला से बात करें तो बंतो कटारिया की उम्मीदें इसलिए ज्यादा हैं कि वो स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी हैं और पिछले कुछ समय में पार्टी की तरफ से उनको कुछ अहम जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके अलावा करनाल से मौजूदा सांसद संजय भाटिया का नाम भी यहाँ से मजबूत नजर आता है। हालांकि एडवोकेट वेदपाल का नाम भी रेस में है। दिलचस्प लड़ाई सिरसा से है, क्योंकि सिरसा में पार्टी को थोड़ा ज्यादा मंथन करना पड़ रहा है। सुनीता दुग्गल और अशोक तंवर के नाम पर रस्साकसी की खबर भी सामने आ रही है। हाल ही में बीजेपी में आए अशोक तंवर ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश भी की है। इसके अलावा कुछ ऐसा ही हाल हिसार से भी नजर आता है। हिसार में मौजूदा सांसद होने के नाते विजेंद्र सिंह की दावेदारी मजबूत नजर आती है। हालांकि वोट बैंक के नजरिए से हाल ही में बीजेपी में आए कुलदीप बिश्नोई पर भी दाव खेला जा सकता है। वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी हिसार से रेस में शामिल है। तो इसके अलावा डेप्यूटी स्पीकर रणवीर गंगवा ने भी यहाँ से ताल ठोकी है। यानी सबसे ज्यादा उम्मीदवारी पेश करने वाले लोग हिसार से ही नजर आते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि अगर बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है तो क्या हरियाणा की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, या फिर जहां थोड़ी रस्साकसी का खेल ज्यादा है वहां वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाती नजर आएगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो ये विश्लेषण हमने आपको हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का बीजेपी के नजरिए से दिखाया है। उम्मीद है इस प्रोग्राम के जरिए आपको हरियाणा की तस्वीर काफी हद तक साफ करने में हम सफल रहे। फिलहाल आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।